शोधच्छात्राः एतादृशेषु उपक्रमेषु संलग्नाः इति महान् आनन्दस्य विषयः वर्तते। तर्हि खुशी होती है जब पीएचडी करने वाले या एमफिल करने वाले छात्र छात्रा इस तरह का कोई उपक्रम प्रस्तुत करते हैं जहां पर रिसर्च या रिसर्च ओरिएंटेड बातें हो रही हो। और इसीलिए जब अनंत ने सबसे पहले बात की तो मुझे जानकर बड़ी खुशी हुई कि बंग प्रदेश से ये पहल हुई है, जहां पर शोध छात्रों ने अपने ही हिसाब से एक फोरम बनाया है, जिसके चलते यह कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत ये कार्यक्रम हो रहा है। विषय के बारे में जब पूछा गया तो मैंने बोला था कि रिसर्च इन संस्कृत लिटरेचर ऐसा तो बहुत बड़ा विषय है, तो कुछ उसमें से सीमित करके उसको थोड़ा एक बैकग्राउंड, एक ये बताते हुए किसी एक विषय पर आके अगर रुकूं तो वो बेटर रहेगा। आप लोगों के विषय किस किस में आप पीएचडी कर रहे हैं या हो चुके हैं मुझे नहीं पता, जो छात्र यहाँ संलग्न या जुड़े हुए हैं उनके, लेकिन जो विषय आजकल संस्कृत क्षेत्र में सबसे अधिक उपेक्षित है वो मैं समझती हूँ वो मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज है, हस्तप्रत। जल्दी से बच्चे उसको, उस विषय को हाथ डालने के लिए तैयार नहीं होते हैं, या फिर डरते हैं, या फिर सोचते हैं कि पता नहीं यह हस्तप्रत के में अगर हाथ डालेंगे तो कुछ ऐसी बात मिलेगी भी जो समाज के लिए, संस्कृत साहित्य के लिए उपयोगी होगी, और एल्स वेदर it is going to help somebody in the field of general literature or even particular literature for that matter. तो जब scope of research in Sanskrit literature with special reference to manuscript studies के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले समझना है कि मैन्युस्क्रिप्ट क्या है। मैं जहां तक समझती हूँ आप लोगों को पता होगा कि हस्तप्रत किसे कहते हैं। If I am not mistaken, you guys already know what is a manuscript, right? Now, this is what I'm sharing is manuscript and critical editing. How to edit or what is manuscriptology? Are you able to see the screen? Screen दिख रही है आप लोगों को? Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Thank you. दिख रही है। Thank you. So, सबसे पहले जब हस्तप्रत विज्ञान की बात करते हैं तो जानना जरूरी है कि हस्तप्रत क्या है। व्हाट इज अ मैन्युस्क्रिप्ट? मानुस एंड स्क्रिबो, ये दो शब्दों से बना हुआ कि मैं लिखता हूँ, आई राइट। हाथ से लिखा गया जो भी डॉक्यूमेंट है उसे हम मैन्युस्क्रिप्ट या हस्तप्रत कहते हैं। Now those manuscripts can be of any century, dated back years, thousands of years back. They might be inscribed, they might be on stone, they might be on wooden planks or on the pillars or rock edicts what we say। और पेपर तो जब नहीं था उससे भी पहले हमारे यहाँ लेखन की कला थी। If you look into the art of history of writing, it dates way back. So our ancestors knew the skill of writing years back। तो अगर संस्कृत साहित्य में आपको किसी भी विषय में काम करना है तो सबसे पहले देखने की क्या जरूरत है कि आप जो विषय का चयन कर रहे हैं क्या उस पर किसी ने काम ऑलरेडी कर दिया है। आजकल तो शोधगंगा आपके लिए उपस्थित है, इधर यू कैन इजीली चेक द टॉपिक which you are supposed to, you're working on in शोधगंगा and then prepare your proposal। तो शोधगंगा पे देख के आपको पता चल जाएगा किसी यूनिवर्सिटी में इस विषय पर यह अध्ययन हो चुका है कि नहीं हुआ है। अगर हो चुका है तो विषय को त्याग दो। Way back when I did my PhD, I had written letters to various libraries across India, asking them for information on the topic of research, whether anybody has carried out. I myself visited various libraries across states to just to verify that this topic has not been covered by somebody else। तो आप अगर शोध कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं तो सबसे प्रायोरिटी ये है कि आप देख लीजिए कि आपके विषय पर किसी और विश्वविद्यालय में
रजिस्ट्रेशन तो हो नहीं चुका, या कभी हो सकता है that before even you submit, the other person submits his or her thesis before your submission, then the validity का इश्यू आ जाता है कि और प्लेजरिज्म का भी थोड़ा बहुत इश्यू आ जाता है कि किसने किससे लिया, या जान बूझ के तो नहीं किया, या पहले पता नहीं किया ठीक तरह से, बाद में विषय बदलने की बारी आती है। तो आज जिस विषय में मैं बात करना चाहती हूँ उस पे ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। क्यों? कि अगर हस्तप्रत पर काम किया है तो आपको पता चल जाएगा, वो एडिशन के तौर पे, पुस्तक के तौर पे बाहर आ गया होगा, या फिर किसी ना किसी जर्नल में उसका लेख, किसी एक्सपर्ट ने उस पर काम किया है, उसका लेख छप गया होगा। करना क्या है आपको, है ना, आपको करना क्या है कि आपको वह देखना है कि यह हस्तप्रत जिस भी मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी में आपको उपलब्ध है, वह जो काम कर रहे हैं रिसर्च ऑफिसर्स, उनको जाके पूछना है वेदर इट हैज बीन वर्कड अपॉन। इफ यस, हु हैज वर्कड अपॉन, उनके पास पूरा एक रजिस्टर होता है किस किस ने वो हस्तप्रत ली। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, इट्स नॉट दैट अ मैन्युस्क्रिप्ट इज अवेलेबल ओनली ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक, यू नो। संस्कृत साहित्य के आप विषय का एक बात कर लीजिए कि ये विषय, और आपको हस्तप्रत इसके ऊपर मिलेगी। आज हमारे पास विक्रम ओरोशिम है, अभिज्ञान शाकुंतल में सारा कुछ लिटरेचर पब्लिश्ड है। जब वो पब्लिश्ड नहीं था तब वो हमारे पास हस्तप्रतों के फॉर्म में ही था, और जिन लोगों ने मेहनत करके उसको छपवाया, वो लोग, उन लोगों ने अलग अलग हस्तप्रत अलग अलग मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी से प्राप्त की, उसके जो पाठ है उसको नोट डाउन किया, और फिर उस पर से उसका जो ऑथेंटिक पार्ट है, वो ऑथेंटिक, उसको लेकर उसकी एक एडिशन बनाई, उसको बोलते हैं क्रिटिकल एडिशन। धीरे धीरे हम क्रमशः जाएंगे, बिकॉज हस्तपथ विज्ञान की जब मैं बात कर रही हूँ तो you need to be clear about very many aspects of manuscripts. Later on, I would like to know also if anybody of you is working on manuscript or not. वो मेरे लिए भी एक अच्छी बात रहेगी समझने के लिए कि आप में से कोई हस्तपथ पे काम कर रहे हैं या कर चुके हैं। तो so first of all comes which particular topic you would like to work upon. ये वैदिक लिटरेचर में आप करना चाहते हैं, क्लासिकल लिटरेचर में करना चाहते हैं, मॉडर्न लिटरेचर में करना चाहते हैं, दर्शनों में से सांख्य योग न्याय वैशेषिक है, पूर्व मीमांसा है, उत्तर किस विषय, संगीत है, नाट्य है, बहुत अलग अलग विषय हैं जिसके ऊपर हमें, काव्य शास्त्र है जिसके ऊपर हमें हस्तप्रत प्राप्त है। विषय आपको चयन करना है। उसको करने के बाद आपको ये देखना है कि इसके ऊपर जो हस्तप्रत उपलब्ध है वो कहीं प्रकाशित तो नहीं हो चुकी। If the work has been published, then it is not, because it's already worked upon, you leave that. Take something else which is new. Now, it is not only for the sake of PhD I'm talking about. I'm talking about writing a research article also, where you could take care of such small manuscripts also, 20 फोलियोज 40 फोलियोज, जो ए एंड बी दोनों तरफ में जिसपे लिखा होता है, एक बढ़िया सा काम आप प्रस्तुत करते हैं और उसके ऊपर आप रिसर्च आर्टिकल भी छपवा सकते हैं। Why manuscript? जब यह सवाल पूछते हैं तो it's evident that generally if the topic is not published, if it is rare, if it is unpublished, then it would be an original contribution to the field of Sanskrit literature in general, and to the field of whichever particular literature you would be selecting. So when you are selecting a manuscript, be very particular which particular library you are referring to, and who is from which collection it has been brought, who has donated that manuscript to that library। वो सारा रिकॉर्ड वो हस्तपथ ग्रंथालय में होगा। कितने फोलियोज की है, हम हस्तपथ की जब बात करते हैं तो उसके फोलियो की बात करते हैं, उसको पेज नहीं कहा जाता, फोलियो कहा जाता है। सो फोलियोज में 1 होता है आगे और पीछे, सो 1A and 1B, 2A 2B, so on and so forth, फोलियो। अच्छा, whether the particular manuscript is complete or incomplete, पूरी है या इनकम्प्लीट है, आधी अधूरी है, कहाँ लिखा होगा। तो जब हस्तप्रत आप लेंगे तो उसके पहला जो पुट्ठा होगा उसके फर्स्ट इसके ऊपर ही लिखा होगा कि वो मैन्युस्क्रिप्ट का नाम क्या है, उसकी लैंग्वेज क्या है, उसकी स्क्रिप्ट क्या है, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, और उसका एक्सटेंट क्या है, मतलब उसका साइज क्या है।
So if you look into these different aspects, try to go for a complete manuscript. See which script it is written. चाहे भाषा उसकी संस्कृत हो, लेकिन अगर कोई ऐसी स्क्रिप्ट है जो हम समझ नहीं पाते हैं, चाहे मलयालम हो या तेलुगु हो या मान लीजिए मेरे लिए तो बांग्ला भी मैं समझ स्क्रिप्ट नहीं पढ़ पाती हूँ, तो बांग्ला हो या एनी अदर स्क्रिप्ट विच इज यू कैन नॉट डिसिफर। सो मैं जाती हूँ जनरली देवनागरी देखती हूँ या आई कैन रीड गुजराती एंड स्पीक, सो गुजराती स्क्रिप्ट हो तो भी चलता है। भाषा उसकी संस्कृत होनी चाहिए क्योंकि हमें संस्कृत के ऊपर अध्ययन करना है। फिर उसको चयन करने के बाद उसके ये सारे, उसकी साइज क्या है, उसका मटेरियल क्या है, पेपर है या वुडन है, किसके ऊपर करना चाहते हैं वो देखना है आपको। उसको देखने के बाद आपको देखना है कि क्या आपने, अगर वो खोल के देखने के बाद आप पढ़ पा रहे हैं, बिकॉज लेजिबल होनी चाहिए। पढ़ पाना, पढ़ना उसका बहुत एक आवश्यक अंग है, क्योंकि चाहे देवनागरी हो या नागरी हो, पुरानी 15th सेंचुरी की हो, 16th सेंचुरी की स्क्रिप्ट हो, लेकिन अगर आप, क्योंकि पृष्ठ मात्रा पहले की सेंचुरी की अगर नागरी होगी तो उसमें थोड़ी थोड़ी लिखाई में भी परिवर्तन होता है, थोड़ा फर्क देखते हैं। अगर शारदा में भी हो तो शारदा की लिखाई में भी 16th सेंचुरी की शारदा और उसके पहले की और बाद की शारदा में थोड़ा फर्क देखने को मिलता है। द स्टाइल ऑफ राइटिंग चेंजेस, यू शुड बी एबल टू रीड इट। इतना सब करने के बाद आप तय कर पाएंगे कि इस पर्टिकुलर विषय की यह हस्तप्रत पे मैं काम कर सकता हूं या कर सकती हूँ। Unless and until these many important aspects of a particular manuscript is clear, you would not be able to clearly tell yourself whether you will work on that particular topic or not. चलिए ये हो गया। मान लीजिए आपने एक विषय चयन कर लिया। मैंने एक बहुत छोटी सी हस्तप्रत यहाँ ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में मुझे मिली थी, जिसके ऊपर काम किया, वह वास्तु के ऊपर थी। वास्तु में एक इंटरेस्ट था, इसलिए मुझे लगा कि यह हस्तप्रत पे हम काम कर सकते हैं और मुझे लेना चाहिए काम करने के लिए। लिया, लेजिबल थी, पढ़ सकते थे। तो पढ़ने के बाद पता चला बहुत सारी टेक्निकल टर्म्स आती है, समरांगण सूत्रधार निकाल के हम बैठ गए थे देखने के लिए कि क्या क्या उसमें टर्म्स आती है जो हम समझ पाते हैं, नहीं समझ पाते। आई मेट सेवरल ऑफ द वास्तु कंसल्टेंट्स एंड clarified certain topics which were not that clear in my mind. The entire project took almost 8 months to 10 months to finish, and then the edition of that particular manuscript we published in with English as well as Gujarati translation in 2005. तो ये हस्तप्रत पे काम करने का मजा आता है, although it is a tedious, time consuming project, the kind of labor you put into, तो एक बोलते हैं ना कि कुछ चीजों में अगर हम समय व्यतीत करते हैं तो मजा आता है, तो ये मजा, यू शुड बी able to enjoy the entire process of researching on a particular manuscript. Say for example, if you get a manuscript of Abhigyana Shakuntalam in a particular library, and while reading on during that manuscript, you get to know that whichever editions of Abhigyana Shakuntalam are published till date, may it be A.V. Gajendra Gadkar or M.R. Kale or any editor, you take any classical N.G. Suru or C.R. Devdhar or any name any, and if you say find a particular part or a variant which is not available in that particular book, that enhances your curiosity. अरे ये चीज तो उस वाले किताब में, अभिज्ञान शाकुंतलम के पाठ में नहीं है। अगर आप एम आर काले की एडिशन देखेंगे तो वहां पे उन्होंने नीचे कमेंट्री सेक्शन में उन्होंने लिखा है कि यह एक पाठ की जगह कौन कौन सी हस्तप्रत में किस तरह के अलग अलग पाठ दिए गए हैं। तो इसका मतलब किसी एक ग्रंथ के ऊपर, जो एक टाइटल के ऊपर अध्ययन करने के लिए आपको उसी नाम के जितने भी अवेलेबल ग्रंथ हैं उन सभी ग्रंथों को लेकर उसका उसको वर्ड बाय वर्ड, लाइन बाय लाइन पढ़ना, उसके पाठ भेद को नोट डाउन कर लेना एंड देन उसका एक एडिशन बनाना। So whenever you are trying to take out an edition of which you will work upon a manuscript, at that time you have to check whether the topic you are searching for is available in any other manuscript libraries or not. If not, आपकी एक अलग अकेली एडिशन बनेगी। लेकिन हाँ, उस नाम के अगर दूसरे हस्तप्रत भंडारों में हस्तप्रत है तो आपका ये
पहला कर्तव्य बन जाता है कि आप वहां जाकर उस हस्तप्रत को पाए। आजकल के जमाने में तो जाने की भी जरूरत नहीं है। यू कैन डायरेक्टली कॉन्टैक्ट द लाइब्रेरी वाया ईमेल और फोन कॉल and pay the money online, and you can get a digitized copy of that manuscript on your email for working upon it. So this is the advantage of technology what we find today, and unlike what we faced in the earlier times in late 90s or even in the first part of the 21st century. So take that, start studying. किस तरह से करना है उसके बारे में जब मैं चर्चा कर रही थी तो ये मैं बता सकती हूँ कि जब आप किसी भी ग्रंथ का आइडेंटिफाई करते हो, जैसा मैंने कहा कि आई आइडेंटिफाइड वास्तु निर्दोष प्रकार, देन आई सॉ वेदर द स्क्रिप्ट इज संस्कृत और पाली, देवनागरी है तो फिर भाषा कौन सी है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, हिंदी है, राजस्थानी है, कौन सी, व्हाट इज द लैंग्वेज। सो फर्स्ट आइडेंटिफाई द लैंग्वेज। तो स्टेप्स क्या होते हैं इसमें? एक तो मैन्युस्क्रिप्ट को, हस्तप्रत को आइडेंटिफाई करो। जिस भी विषय में आप रुचि रखते हो उस विषय की हस्तप्रत को आइडेंटिफाई रखो, करो। फिर उसको डिसाइफर करो, देखो आप उसको पढ़ पाते हो कि नहीं। उसका डिस्क्रिप्शन देखो कि कितनी बड़ी है, कितनी छोटी है, फॉन्ट कैसे है, गद्य है, पद्य है, हस्तप्रत। जिस तब मैं दिखाऊंगी आपको तो पता चलेगा। कई जगहों पर तो फुल स्टॉप भी नहीं देखने को मिलता आपको। So it is difficult to see or find out whether really it is a गद्य और पद्य। तो जिसको आदत हो जाती है, अगर संस्कृत पढ़ने की आदत है तो समझ में आ जाता है। मैं तो बहुत आसान वाली बताऊंगी आपको। अगर वो पता चल जाता है, एक से ज्यादा अगर हस्तप्रत एक ही नाम के हो, जैसे जब मैं संगीत के ऊपर एक हस्तप्रत पर काम कर रही थी, संगीत सारोद्धार करके, उसकी मैन्युस्क्रिप्ट मुझे मिली भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट पूना से। तो वहां से एक हस्तप्रत प्राप्त करने के बाद मैंने अन्य लाइब्रेरीज में उसका देखा कि कहीं कुछ प्राप्त है। मुझे अपने ही यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी की ओरिएंटल लाइब्रेरी में, ओरिएंटल इंस्टीट्यूट की लाइब्रेरी में संगीतोपनिषद सारोद्धार नाम का गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज का पब्लिकेशन मिल गया, जो पब्लिश थी। When I compared the text of Sangeeta Upanishad Sarodhar and Sangeeta Sarodhar, it was entirely different. There was another manuscript with the name Sangeetopanishad. Then I got that and I compared. It was totally different. Then I understood that sometimes it happens so that without looking at it by the name, you feel that both the manuscripts must be the same, but it is not so. I have PhD students working on manuscripts where they are finding the manuscript of the same name, but at some places there are Pathavedas, at places the content is missing, at places the content is added. So there are additions, deletions, and changes even in the text and the manuscripts of the same name. कैसे हुआ ये? कि हो सकता है कि स्क्राइब ने लिखते वक्त कुछ एक शब्द को गाड़ दिया हो, या फिर जो अलग अलग गुरुकुल परंपरा से हम लोग पढ़ते हैं तो जब लिखवाते हैं तो एक ही गुरु के दो चार शिष्यों ने अलग अलग हस्तप्रत उसकी बनाई है, तो बनाते बनाते कहीं कुछ एक शब्द इधर उधर हो गया तो अपनी मर्जी से जोड़ दो। देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस टू स्पेकुलेट एज टू व्हाई दिस माइट हैव हैपेंड, बट दिस हैपेंस। सो आप अगर मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज में संस्कृत साहित्य का किसी भी ग्रंथ को लेके काम कर रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फिर जब मैं कोलेशन करना क्या होता है? कोलेशन में एक कोलेशन शीट होती है जहाँ पे कॉलम्स बने रहते हैं, रोज एंड कॉलम्स बने रहते हैं। हर एक अक्षर को एक एक स्क्वायर में, जैसा हम अपना केवाईसी का फॉर्म बैंक का नहीं करते हैं, तो जैसा अपना नाम लिखते हैं, आई राइट SHWETA इन ईच डिफरेंट बॉक्स, सिमिलरली हर एक बॉक्स में एक एक अक्षर। अगर मैं कहूँ कि मुझे अभिज्ञान शाकुंतलम के पहले श्लोक की शीट बनानी है तो या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतम वहति विधिहुतम, पूरा एक लाइन में सकधरा 21 अक्षर ऐसा लिख दूंगी। देन आई विल कंपेयर दैट लाइन विद अनदर another manuscripts got from different libraries, whether there is any difference in the letter in that particular line, and this is the way when edition is prepared। करना क्या है उसको? नोटिंग ऑफ वेरिएंट रीडिंग्स बोलते हैं उसको। you note the variant readings, and then when you see there are different readings of a particular text, then as an editor it is your duty to find the best possible combination which can convey the meaning of the writer।
जो लिखा लिखा गया है, जो लेखक लिख के गया है, उसके मन में कौन सा पाठ होगा, वह श्लोक का भावार्थ क्या है, वह एक जो लाइन आपने लिखी उसका भावार्थ क्या है, उसके संदर्भ में बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ के प्रस्तुत करना रहेगा। उसको बोलते हैं सिलेक्शन ऑफ रीडिंग्स। ठीक। तो ये these are all the principles of editing manuscript. So if you are working upon any particular manuscript of a Sanskrit literature, or say any manuscript, then these are the principles which you think of editing a manuscript. But why? Because the selection of topic is equally important. When I say what is the scope of research in Sanskrit literature, it's reference to manuscript studies or manuscriptology. At that time, the scope means becomes vast. Why? Because I'm selecting something which has not been worked upon earlier. Why it is important? Because I'm working upon something which has been put its finger for the first time, and then I'll be bringing that subject to the light of the scholars, readers, connoisseurs, or students, laymen, XYZ. और वो मेरा एक काम इस तरह से प्रस्तुत होगा जो मुझे विषय को प्रस्तुत करने के लिए उस विषय में, उस क्षेत्र में प्रथम पहले बार किसी ने किया होगा, तो अपने आप रिकॉग्निशन उस विषय को मिलता है, करने वाले को भी मिलता है। इसलिए जो स्कोप की बात है ना मैनस्क्रिप्ट स्टडीज में, जो अम्पल स्कोप, जस्ट वन रेड फ्लैग आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट, देखना जरूरी है कहीं किसी विश्वविद्यालय में उस हस्तप्रत पे काम तो नहीं हो गया। ये जिम्मेदारी उस साधक की या उस काम करने वाले व्यक्ति की बन जाती है। चलिए, तो फिर मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया, अक्षरों को समझ लिया। अच्छा, समझते हुए ये भी देखना है कहीं कहीं य कैसे लिखा है, प कैसे लिखा है, और य और प लिखते लिखते हाँ वो हाथ हिल जाता है, तो कहीं ऐसा लगता है कि शायद यह अक्षर प है, लेकिन बाद में पता चलता है कि ये यह भी हो सकता है। अगर स्क्राइब गुजराती है तो प और य में सिर्फ थोड़ा सा कर्वेचर की जरूरत होती है और प का यह हो जाता है। सिमिलरली बांग्ला में भी ऐसे कैरेक्टर्स होते हैं। अगर बांग्ला स्क्रिप्ट में आप पढ़ रहे हो, उड़िया स्क्रिप्ट में मतलब पढ़ रहे हो आप, अगर देवनागरी में पढ़ रहे हो तो सी द, और उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है। अलग अलग प्रदेशों के लोगों का जो स्क्राइब्स होते हैं उसके ऊपर इन्फ्लुएंस भी होता है उन लोगों का, जहाँ जिससे हमें पता चलता है कि कई बार कि अरे यह इस प्रदेश में लिखी गई हस्तप्रत नहीं है, कहीं और से आई है, बिकॉज यू फाइंड द impressionist impression of that particular stage in the writing of the scribe. So it becomes important, the more you go, the more you understand. अब देखो, जब हम कहते हैं कि ये हस्तप्रत को मैंने देख लिया, वराइटीज ऑफ राइटिंग वन लेटर इन डिफरेंट वेज, ये हो गया। अब वो हस्तप्रत को उसको डिस्क्राइब करो। डिस्क्राइब कैसे करना है, वो साइज क्या है उसकी, जैसे पुस्तक की नहीं होती क्राउन साइज, डेमी साइज, रॉयल साइज, या फुलस्केप साइज, वैसे वो हस्तप्रत की साइज क्या है। आधुनिक थोड़ी होगी तो वो पेपर मैनस्क्रिप्ट होने के चांसेस है, लेकिन अगर पहले की होगी तो ताड़पत्र भी, पाम लीफ भी हो सकता है, बुर्ज पत्र, बर्च बार्क भी हो सकता है। तो आराम, उसका डिस्क्रिप्शन दिया होगा, उसको पढ़ो। Then you can see if it's of rectangular shape, then how many letters are there in one line, how many lines are there per folio, approximately how many words or letters are used in one line, वर्ड्स कितने हुए हैं उसके यूज, वो देखो। अच्छा, स्याही भी इंपॉर्टेंट है। जैसे हम अपने नोटबुक में राइटिंग में कभी रेड, कभी ब्लैक, कभी ब्लू पेन का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह वो हस्तप्रतों में भी अलग अलग कलर वर्णों की स्याही का प्रयोग किया जाता है अलग अलग चीजों के लिए। फिर वही बहुत बार ये देखने को मिलता है कि हस्तप्रत पूरी होती है, कहीं किसी कोने से फट गई है, या बीच में से कहीं होल हो गया है, सिल्वर फिश ने उसको खा लिया है, या डैमेज्ड फॉर्म, व्हाट आई मीन टू से, डैमेज इन वन वे और अदर, और उसमें से जो एक अक्षर या दो अक्षर मिसिंग है ना, then it becomes the responsibility of the editor to find out, put into the perfect letters which were expected in that particular fill in the blank. So it depends upon the expertise in that particular subject of the researcher, वो कितना एक्सपर्ट है वो उसके ऊपर से पता चल जाता है। Then there are other areas which you can think upon. फॉर एग्जाम्पल फोलियोज है, तो फोलियोज आगे पीछे लिखा हुआ है। आज हम देखिए इम्प्रेशनिस्टिक राइटिंग हमारी कैसी होती है, इफ यू राइट इन अ फुलस्केप नोटबुक, तो आगे लिखते हैं तो पीछे इतने जो कभी कभी जोर लगा के लिखते हैं तो बैक साइड पे उसका इंप्रेशन आता है।
हस्तप्रत में जिस तरह से कागज के उल्टा से ऐसे स्मूथ करके उसके ऊपर लिखा जाता था, पीछे की साइड भी दे यूज्ड टू यूज दैट folio for writing on the back side of the manuscript. Perfect saving of space. तो सेव पेपर सेव ट्रीज जो हम आज बोलते हैं, वो मानो हस्तप्रतों में देखेंगे तो आपको फुल स्टॉप के लिए भी कई बार जगह नहीं मिलती। श्लोक पूर्ति के लिए कौन सा अनुष्टुप हो, शार्दुल विकृत हो, वसंत तिलक हो, श्रद्धराव, कोई भी हो, स्ट्रेट 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 जाता है। कहीं कहीं फुल स्टॉप दिया होता है, कहीं दंड किया है, कहीं नहीं किया है। तो ये जो पढ़ने वाला होता है उसकी एक्सपर्टीज पे निर्भर करता है ढूंढना। तो ढूंढने की अपनी एक प्रक्रिया, अपना एक आनंद होता है, तो वो देखना है। मैंने वो तो बताया कि कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है, वो देखना, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसकी भाषा क्या है, उसकी शाखा क्या है, संगीत की मैन्युस्क्रिप्ट है, न्याय की है, वेदांत की है, किस चीज किस साहित्य की है, काव्य शास्त्र की, कि कौन से विषय की आपने हस्तप्रत पसंद की है, वो देखना है। फिर कोलेशन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट एंड नोटिंग ऑफ द वेरिएंट रीडिंग्स, ये होता है। अब जो मैं वास्तव निर्दोष प्रकार की बात करी थी, आई जस्ट वांट टू शो हाउ that manuscript looked when I started working on it. See, इसमें this is Central Library Baroda. It's very old. Uh, this is the accession number of the library from which I took. ये देखिए सब्जेक्ट में क्या लिखा है, शिल्प। Then the name Vastu Nirdosh Prakar and Rajagruha Nirmana Prakar with the maps. Then you find here on the left corner written 3 maps. इसमें 3 maps को दिया है। लैंग्वेज में शॉर्टकट दिया है, S means संस्कृत, N script is N means Nagari. So then this is easily readable. Are you able to read it? Is it visible? Yes, ma'am. Visible. Amit? Yes, ma'am. Visible. Visible. Yeah. Okay. So see, if you look into the first line, Shri Gajanana Shri Karandeshwaryai Shri Divakaro Jayati Taram. This is very good Devanagari. I can easily decipher and read it. Now, what becomes is see, Shri Gajanan, then a dot. Shri Karanjeshwaryai, then dot. Shri Divakaro Jayati Taram, dot. Atha Nirdosha Vastuhu. अव्यक्त वास्तु संभूतम येन विश्वम चराचरम तस्मै शुभाय देवाय नमः श्री विश्वकर्मणे. Now see the writing pattern of Shu. Then see how Bha is written differently by the scribe. है ना, author और scribe दो अलग चीज है. I hope you know that लिखने वाले लिखाने वाले अलग होते हैं, जो लिखने वाले होते हैं those are called scribes. वो scribe क्या करते हैं, जो भी बोलते हैं वो लिखते हैं. And they used to be master in writing all such things into this particular piece of paper. ये देखो, ये कागज है, उसको कागज पे ऊपर ब्लैक इंक से लिखा गया है. यहाँ देखो ब्लैक इंक के 2 स्पॉट्स दिखते हैं. यहाँ देखो एक लेटर को करेक्ट करके उसके नीचे सही वाला लेटर लिखा है. अब यहाँ पे ए चल रहा है कथम निर्दोषकम वास्तुदेव निर्दोष मंदिरम प्रासाद आदि कथम प्रोक्तम मूल सूत्र पराजिते 2. Now the 1 is missing. Then you find 3 here, you find 4 here. There are dots, 1 dot and 1 dot before and after 3. There is this double dund before and after 4. Then you find 5 here, isn't it? Then there is no 6, there is no 7, direct 8, 9, 10, 11. While you are working upon any manuscript, all such points are to be noted very particularly. What does the scribe is writing? How he should be presenting. Now ऐसा नहीं है कि ये लाइन यहाँ खत्म हो गई तो मैं निर्दोष भी, देखो निर्दोषम करने के लिए उसने डैश वैश भी नहीं किया, यहाँ शब्द तोड़ के कंटिन्यू किया है निर्दोषम. सिमिलरली मूल सूत्रे पराजिते, तो मूल सू शब्द आधा है, देखो स और उ कैसे लिखा. थोड़ा टाइम लगा था मुझे ये समझने के लिए कि ये सूत्र है, दूसरा क्या हो सकता है. फिर इसके ऊपर से जब हमने एडिशन बनाई तो इट वाज लाइक दिस. तो वॉट एवर इज न्यू, वो आपको ये पता होना चाहिए कि जब आप वास्तु के ऊपर है, आप एडिशन के ऊपर काम करते हो तो स्क्वायर ब्रैकेट में क्या होता है और राउंड ब्रैकेट्स में क्या होता है. तो देखो नंबर 1 एंड नंबर 2 दे आर नॉट देयर एट नंबर 1 एट ऑल. यहाँ पे है ही नहीं, है क्या, नहीं है. सो ये एक नंबर जब मैंने दिया तो इट्स एन एडिशन, दैट इज व्हाई आई पुट इट इनटू स्क्वायर ब्रैकेट्स. देन विश्वोवाच, so it means you are Vishwakarma.
उवाच, પછી विश्वोवाच शॉर्टकट कर दिया उसने, तो ये एडिशन किया इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट में आ गया। मूल सूत्रे अपराजिता, नहीं हुआ, वगैरह नहीं दिया, वो ऐड किया जहां जहां जो भी। अब ये देखिए ब्राह्मणश्च चतुरस्रम, अब ब्राह्मणश्च, there is no point in understanding this. I mean, you cannot make out what is this brahmanasya. It should be brahmanasya. So we take it that this brahmanasya here should consist of brahmanasya and not brahmanasya. Hence, the addition, or hence the change has been done. तो वो देखो ये कैसे ब्राह्मणस्य, देखो यहाँ ब्राह्मण के स्य बिल्कुल भी नहीं दिखता, या it is entirely different here. You can see. So when you are working upon a manuscript, all these small things are taken into consideration, and then addition बनाते वक्त ऐसे ऐसे जो भी जहां जहां आता है वहां वहां आपको ये चेंज करना। ये देखिए निम्ब वृक्षम यदा भवेत्, अब ये देखो 7 नंबर मिसिंग है, तो 7 नंबर हमने ब्रैकेट में दे दिया। so this particular, अब सप्तकल्प सभा समातुल्य है ना, तो ये यहाँ जो 11 तक दिया गया है। अग्रतः सन्मुखम कल्प्यम पार्थिवस्य, अब ये सी हाउ दिस इज रिटन, यह दिख नहीं रहा, स्प जैसा लग रहा है, बट देन यू अंडरस्टैंड दिस सदा जयम, सो इट इज सिंगिंग द विक्ट्री ऑफ द king. So it's clear that it's showing the Vastu, how Vastu can become nirdosha in with reference to the king. या ये देखो द्वार मध्य स्थितो वृक्ष क्षीर वृक्षम यदा भवेत्, है ना, तो क्षीर वृक्षम, तो ये अलग अलग प्रकार के वृक्ष, तो उसका क्या फल है, कौन सा वृक्ष द्वार में हो तो उसका क्या फल है, ये दिखाता है। एक और ये देखो, ये बहुत क्लियर है, ये फिर भी बेटर है। ये देखो अभी यहाँ पर फ देखो, दिस इज फोलियो 1, निर्दोष 1 कर दिया, यहाँ पे हेरंब 1 कर दिया, हेरंब गणपति का नाम है। युग्मेशु भवरे श्रेष्ठम, है ना, मेकैकम परी करके, ये परी करके गोल कर दिया, तो ये परी का रेफरेंस हमें कहाँ लेना है, कहीं ऊपर आया गया होगा परिवर्जयेत या समथिंग विच शुड बी, तो ये समझना है हमें। तो while working upon such manuscripts, whichever, ये तो मैंने एक वास्तु के ऊपर छोटा सा आपको उदाहरण देने के लिए दिखाया, लेकिन आप संस्कृत साहित्य के किसी भी ग्रंथ पर अब काम करो, देखो ये एक स्तंभ द्वयम पतिपुत्र धन क्षयम, द्वार मध्य, है ना, द्वार मध्य तू एक स्तंभम नकारयेत, एक कभी भी स्तंभ नहीं करना चाहिए, तो कितना युग्मेशु भवेत् श्रेष्ठ, युग्म होना चाहिए, 2 स्तंभ होना चाहिए, एक स्तंभ नहीं, तो एक एकम परिवर्जयेत, अब यहाँ परिवर्जयेत कर दिया, और नीचे हमने कहीं एक जगह देखा उसी के नीचे 19 है, अब ये देखो परी करके गोल कर दिया, यहाँ गोल, ये आपको समझना है, ये परिवर्जयेत ही है, परी करके हुई, फिर यहाँ वापस लिखा, फिर यहाँ पर कुछ जगह लिखता है स्क्राइब, कुछ जगह नहीं लिखता, इट ऑल डिपेंड्स ऑन द राइटिंग स्किल ऑफ द स्क्राइब। तो ये जो है वो किस तरह से दूसरे दूसरे इसमें हमने थोड़े चेंजेस, इसमें थोड़े कम है, ये देखो गलत लिखा है, वहां 17 दिया है लेकिन सही 16 है, क्योंकि 16 मिसिंग है, 17 दिया ही नहीं है, 18 दिया नहीं, सीधा 19 से काउंट करके तो हमें पता चलता। चतुरस्त्री की बात की है तो स्क्राइब की गलती हुई है त लिखने में, इट शुड हैव बीन चतुरस्र, नॉट स्त्र। So such small things are to be noted by the person who is doing research and then brought to the notice of all those who are going to read it later. तो ये एक अब इसकी एक और मजा मैं बताती हूँ, हुआ क्या था कि जब ये इसके ऊपर हम काम कर रहे थे, आई ऑलमोस्ट वर्क फॉर 6-7 months, 6 to 7 months on this, and then I got to know from the director of the Oriental Institute, the then director, that somebody else has also taken this manuscript. किसी और ने भी ये ग्रंथ काम करने के लिए लिया है। देन आई कॉन्टेक्टेड दैट पर्सन, तो उन्होंने कहा उन्होंने भी थोड़ा बहुत काम किया हुआ है और मैंने भी किया हुआ है, सो दोनों ने फिर मिलकर वी डिसाइडेड, क्योंकि अभी मेरा काम ऑलमोस्ट खत्म होने को आया, उन्होंने आधा अधूरा करके छोड़ा हुआ था, सो देन आई डिसाइडेड दैट लेट्स then work together, and then we started working together on that particular manuscript.
तो कहाँ कहाँ ये है, अगर ये आपको देखना है हस्तप्रत के संग्रहालय, तो आप देखिए, एक तो नॉर्थ में देखेंगे तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी बुद्धिस्ट स्टडीज लेह में है, फिर श्रीनगर में डायरेक्टोरेट ऑफ स्टेट आर्कियोलॉजी आर्काइव्स एंड म्यूजियम में है, हिमाचल एकेडमी ऑफ आर्ट्स कल्चर एंड लैंग्वेजेस है, वहां पर ये हस्तप्रत की हमें धर्मशाला में है, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में है, विश्वेश्वरानंद विश्वबंधु इंस्टीट्यूट ऑफ संस्कृत एंड इंडोलॉजी होशियारपुर में हस्तप्रत प्राप्त होती है, रामपुर रजा लाइब्रेरी रामपुर, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में है, फिर आप वो जानते ही होंगे एच एन बी गढ़वाल यूनिवर्सिटी पुरी में है, उत्तरांचल वृंदावन रिसर्च इंस्टीट्यूट वृंदावन, के एम हिंदी स्टडीज एंड लिंग्विस्टिक्स आगरा, भाई वीर सिंह साहित्य सदन न्यू दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ थाई स्टडीज, तो बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी दिल्ली, बीएल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडोलॉजी अहमदाबाद, सोन गाजीपुर, गुवाहाटी, वहाँ कहाँ मणिपुर, सिक्किम, साउथ में आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, पौंडीचेरी, तिरुपति, हम्पी कर्नाटका में, फिर केरडी म्यूजियम, श्रवणबेळगोळा, तंजावुर, कितनी सारी जगह पर अगर आप पूरी लिस्ट देखेंगे, ईस्ट में और across the country, east, west, north, south, we got a list of entire manuscript libraries across the country, जहाँ पे आपको हस्तकृत संग्रह प्राप्त होता है। नाउअडेज गूगल बाबा है, गूगल को पूछ लो, पूरा लिस्ट आपको दे देगा। बस करने की क्या जरूरत है कि आप लोगों को उसके ऊपर काम करने के लिए प्रवृत्त होना है। Unless and until you take upon something which you need to work upon, this particular area is going to remain, a little bit of उपेक्षित, जो हम बोलते हैं कि उसकी उपेक्षा की गई, या ज्यादातर लोग कार्य नहीं करना चाहते। तो ये मेरा मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज के ऊपर स्कोप बताने का हेतु ही यही था। स्कोप तो बहुत है, अलग अलग जगह पे है, और जो होगा तो फर्स्ट ओनली कंट्रीब्यूशन टू द फील्ड ऑफ संस्कृत लिटरेचर होगा आपका, अगर अनपब्लिश्ड और रेयर वर्क आपको मिल जाता है। काम करने की जो इच्छा है और कितना अच्छी तरह से आप कर पाते हैं, ये आपको देखना है। ये उज्जैन, अगर एमपी वगैरह में जा रहे इसमें देखा जाए तो पूरा कवि कुलगुरु कालिदास संस्कृत यूनिवर्सिटी रामटेक, गुजरात में सूरत में एक हस्तप्रत भंडार है, अहमदाबाद में कोबा में एक हस्तप्रत जैन मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, फिर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट लाइब्रेरी है यहाँ एमएस यूनिवर्सिटी में, फिर एल इंस्टीट्यूट है राजस्थान में, राजस्थान ओरिएंटल रिसर्च, जहाँ जहाँ भी ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, इंडोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारका, जहाँ जहाँ भी है वहाँ वहाँ सब जगह पे आपको हस्तप्रत प्राप्त होगी। यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई में आपको मिलेगी, सिंधिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन में है, एच एस गौर यूनिवर्सिटी सागर में है, कुंद कुंद ज्ञानपीठ इंदौर में है, धुले में भी एक बहुत छोटी सी है लेकिन हस्तप्रत संग्रहालय मिला, जहाँ पर उन्होंने बहुत रेयर ऐसी अनपब्लिश्ड मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाती है काम करने के लिए। So these are all manuscript centers. So if you look into different centers, और एक नेशनल कैटलॉगरम करके पूरा बनाया हुआ है, वो आप देख लीजिए। ये एनएमएम जो है, जो मैन्युस्क्रिप्ट स्टडीज के लिए काम करता है, एनएमएम की साइट पे जाके आप देख लीजिए कि कहाँ का डिजिटाइज्ड कॉपी आपको प्राप्त होती है, तो आप उन्हीं सभी जगह से हस्तप्रत प्राप्त कर सकते हैं। करना आपको है, काम लेना है, चाहे आप लिंग्विस्टिक्स लो, चाहे पेलियोग्राफी लो, चाहे एपिग्राफी लो, चाहे आर्कियोलॉजी लो, आर्ट हिस्ट्री लो, संस्कृत लो, पाली लो, प्राकृत लो, किसी भी फील्ड में आप करना चाहो, हस्तप्रत थी हैं और रहेंगी। और उन्हीं हस्तप्रतों को थोड़ा बहुत लोगों तक पहुंचाने का कार्य आप लोग कर देंगे, तो मैं समझती हूँ कि ये एक संस्कृत की सेवा होगी, और हम लोगों ने संस्कृत के विद्यार्थी बनकर कुछ तो एटलीस्ट संस्कृत के लिए किया। यह एक थोड़ा थोड़ा एक समाधान या संतोष प्राप्त होगा। तो जो जो भी कार्य जिस भी विषय में आप करना चाहे, देखिए मैं आपको जो मैप की बात कर रही थी कि जो मैप हमारे वो हस्तप्रत में मुझे देखने को मिले, ये देखिए, ये हस्तप्रत के जो ये मैप है, किस तरह से प्रासाद होना चाहिए। जो आजकल आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स जो होती है ना, ये बस पुराने जमाने की ये आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स है, और इसी तरह की कोलेशन शीट होती है जिसमें एक एक अक्षर आपको लिखना होता है। ये तो खैर हस्तप्रत में उन्होंने खुद ने ही ऐसा करके मैप दिया हुआ है, और फिर बाद में ये सारा समझाया है। See how skillful those guys were during those times when they wrote it, and then they expected us to follow it, and
do something on this particular topic as a part of the project which we would be able to complete. तो साहित्य ले लीजिए, कोई क्लासिकल ग्रंथ ले लीजिए, आधुनिक, हाँ, आधुनिक ग्रंथ लेते हैं तो अब आजकल एक फायदा जरूर ये हो जाता है कि वो स्कॉलर्स हमारे बीच हैं, तो जो जिनका लेखन कार्य चल रहा है उन स्कॉलर्स के पास जाकर आप उनका इंटरव्यू ले सकते हैं, उसको छाप सकते हैं, और उन्होंने किस भावना से यह काम किया है या लिखा है, ये जानने की फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मिल जाता है। तो जो है अ, अस्तित्व में, और इनकी उनकी किसी कृति पर अगर आप कर रहे हैं तो वो एक फायदा हो जाता है। अदरवाइज इन अदर केसेस यू विल हैव टू रिलाई अपॉन whatever material is present online or is published or is available with the family members for deciphering in case of all other scholars. So when we talk of the scope of research in any subject, you have to see that you are selecting a topic which is unique, which is either comparative or critical or very you can present an analytical study upon, और जो ऑलरेडी कर चुके हैं। जैसे अभी मान लीजिए वैदिक साहित्य पे बहुत सारा काम हो गया है, और अगर ऐसी कोई हस्तप्रत मैं ले लेती हूँ जो जिसके ऊपर ऑलरेडी काम हो गया है, तो फिर वो एक ऐसा भाग बन जाएगी कि और हाँ, सिवाय कि उसमें कुछ ओरिजिनल कंट्रीब्यूशन हो या उसमें ऐसा कुछ चीज हो जो नई है, जो बाकी सब में नहीं। जैसे ये वास्तु निर्दोष प्रकार में वास्तु कैसे निर्दोष होती है, ये तो छोटा सा थोड़ा सा इंफॉर्मेशन था, उसके अलावा मैप्स दिए कि राजगृह निर्माण कैसे होना चाहिए, तो मैप वाली जो बात है ये कुछ नहीं था, इट वाज अ न्यू कंट्रीब्यूशन टू द सब्जेक्ट वेर इन वी कैन स्टडी and further publish it for the knowledge of the people that this was the architectural design of the palaces during those days. So this becomes the original contribution of the subject. Otherwise, how vastu should be, it is already given in the text of the vastu, isn't it? So बस इतना ही मुझे कहना था. If you have questions or queries, kindly come up. So over to Amit और अनंत. अगर उपस्थित किसी को कुछ प्रश्न है तो मैम से पूछ सकते हैं। तो फिलहाल किसी का कुछ प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबके साथ उपस्थित है श्रद्धेय अध्यापक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्वोत्तरीय पार्वत्य विश्वविद्यालय शिलांग। मैं सर से अनुरोध करूंगा कि आज के सत्र के विषय में सर लास्ट में जो वर्ड्स ऑफ ब्लेसिंग्स है सर वो हम सबके लिए प्रस्तुत करें और अभिभावक की तरह हम सबको दिशा निर्देश करें। धन्यवाद। मुझे जो लगा अभी कि श्वेता जी ने एक नई ऊर्जा भरने की कोशिश की है विद्यार्थियों में, और जो थीम है, जो संकल्पना है सर्च टू रिसर्च, उसमें पूरी तरह से वो सही ढंग से समझाने में सफल हुई हैं श्वेता जी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, और मैं वहीं से शुरू करना चाहूंगा, कह रही थी कि अगर आप कुछ समय व्यतीत करते हैं और मन से काम करते हैं तो वो काम जरूर अच्छा होता है। अगर मैं इसको निचोड़ में कहूं, और ये बात भी सही है कि अगर आपको शोध करना है, आपको कुछ खोजना है और आगे चल करके अन्वेषण करना है, तो मन से भी करें, दिल से भी करें और दिमाग से भी करें, जो अमूमन ये बात बताई जाती है। और मुझे लगता है कि इसके लिए मैं रामायण की एक चौपाई दोहराना चाहूंगा, और वो है जेहि के जहीं पर सत्य सनेहु, तो तेहि मिलहु न कछु संदेह। अर्थात अगर आप किसी को पाना चाहते हैं सच्ची श्रद्धा से, भक्ति से, पूर्ण विश्वास से एवं गहरी आस्था से, तो आप जरूर पालेंगे, उसमें कोई रोक नहीं सकता है। मुझे लगता है कि श्वेता जी इस रूप में तो नहीं कह रही थी, लेकिन वो दरअसल यही कहना चाह रही थी कि अगर आप शोध कर रहे हैं और रही हैं तो आप निष्ठावान होकर काम करें।
अर्थात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है आज कि एक तो है कि हमें अकादमिक लेखन की ओर बढ़ना होगा, और वहीं दूसरी तरफ शोध की ओर। मिलता जुलता शब्द है, लेकिन अकादमिक लेखन जो है दरअसल विचार, सूचना, शोध का संचार बृहत समुदाय के लिए होता है। अगर हस्तप्रत पर हमें अकादमिक लेखन करनी है तो इसको अलग तरीके से विचार, सूचना, शोध का संचार करना होगा, और वो बृहत समुदाय के लिए होगा। लेकिन अगर हम शोध की बात करते हैं तो वो बार बार कह रही थी कि कई चीजों को ध्यान में रखना होगा, और उसकी आज आवश्यकता है, खास करके भारतीय विश्वविद्यालय में काम करने वाले शोध छात्रों के लिए और अन्य जगहों पर भी। और এটা না করলে ভালো হবে না, এটা করতে হবে। The moment you are a research scholar, you have to have these things in mind, जिसकी चर्चा श्वेता जी कर रही थी। अर्थात कि शोध संरचना की दृष्टि से उत्कृष्ट हो, यानी जो आप लिख रहे हैं संरचना जो हो सुस्पष्ट हो, और अगर सुस्पष्ट नहीं है तो शायद वो अकादमिक लेखन के स्तर पर वो सही नहीं हो। दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह साइंटिफिक हो, यानी साक्ष्य के आधार पर कुछ कहे। एक खोज जिसकी चर्चा मैं पहले भी कह रहा था कि ये जो टीम है जो सर्च से रिसर्च की ओर जाना चाह रही है, दरअसल सर्च सामान्य स्तर पर भी संभव है, लेकिन अगर आप विशिष्ट स्तर पर शोध करना चाह रहे हैं तो वो साक्ष्य के आधार पर हो। और साइंटिफिक लेखन यही मांग करता है कि वो न्यूट्रल हो, बायस्ड नहीं हो, और प्राइमरी डेटा के आधार पर। वही दूसरी चीज जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर हम शोध करता हैं तो हमें अपने आप में क्रिटिकल थिंकिंग भी जागृत करनी होगी। क्रिटिकल थिंकिंग भी आवश्यक है। अगर शोधकर्ता में क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, यानी सिर्फ हम यह मान ले कि जो कहा गया है वही सत्य है और हम कुछ ना उसके आगे चल करके सोचे, तो वह भी सही नहीं। और लक्ष्य जरूर आपके सामने हो। अगर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं है तो आप बढ़िया शोध नहीं कर पाएंगे। और अंतिम वो औपचारिक हो, अर्थात विरोधाभास कम हो। मैं इन चीजों को इसलिए कह रहा था कि आज यह आवश्यकता है कि हम अगर इन क्षेत्रों में शोध करने जा रहे हैं तो विद्यार्थियों को, सिद्धार्थियों को इन चीजों को सामने रख करके शोध करना। अब प्रश्न उठता है कि इसकी क्या जरूरत है आज। मित्रों, मैं सुन रहा था श्वेता जी को और मुझे इतनी खुशी हो रही थी कि जहां हम संस्कृत के बारे में कुछ बोलना, सुनना लगभग भूल गए। ये अच्छी बात है कि अब नई जागृति आई है, लेकिन एक दौर था जिसमें हम मान लिए थे कि अब इसमें बहुत कुछ बोलने की और सोचने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी दुनिया तो अब अलग चल बस पड़ी है, अब इसकी आवश्यकता नहीं। लेकिन मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, और वो उदाहरण यह है कि आज भी मान ले कि विश्व का सबसे उत्तम व्याकरण आज कोई उपलब्ध तो का अष्टाध्यायी है। श्वेता जी, आप शायद इसको मानेंगी कि अगर विश्व में सबसे बेहतर उत्कृष्ट व्याकरण उपलब्ध है तो वह है पाणिनि का। बिल्कुल, कोई राय नहीं, दो राय नहीं। नॉन चॉम्स्की जो माने जाते हैं, उन्होंने 1958 और इसके बाद इसमें जेनेटिक ग्रामर
करीब पाणिनि के दौर में। और आज हमें यह जानना होगा कि क्या जरूरत पड़ी थी पाणिनि को उस तरह के 4000 रूल गढ़ने की, जिन्होंने जिन्होंने अपने व्याकरण में करीब करीब 4000 के आसपास रूल गढ़े। क्या जरूरत थी? तब लगता है कि हमें पीछे जाने की आवश्यकता है। आज 21वीं सदी में भारत ज्ञानवान बन रहा है, धनवान बन रहा है, दयावान बन रहा है, तो इसे अपने आप को पीछे मुड़ करके भी देखना होगा। और उसी मैन्युस्क्रिप्ट एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, उसका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, और इसीलिए इस पर शोध की आवश्यकता है। अब मैं थोड़ा और पीछे चल करके कहूं तो मान ले ग्रीक, जिसे हम यह मानते हैं, अमूमन यही यही धारणा है कि हमारा जो वैज्ञानिक सोच है, हमारी जो वैज्ञानिक सोच और जो पैटर्न है वो दरअसल पश्चिम से आया है, उसी ने दिया है। और विश्व की सबसे महान भाषा के रूप में भी एक दौर में ग्रीक और लैटिन थी। अब और इस पर हम आगे चल करके इसे हम यह नहीं चाहते कि हम इसे नकार दें, नकारने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन मैं सच रखना चाहता हूं आपके सामने, आप सभी के सामने, उन युवाओं के सामने जो यह जाने कि वह कौन सा भारत था, इतना भारत था, संस्कृत में इतनी रचनाएं, में मित्रों, मैं इसलिए कहा था कि जितनी सुनाई पड़ रही है? हेलो, हाँ सर, सुनाई दे रहा है हेलो, सर, बीच में थोड़ा सा बीच नेटवर्क में इशू था कटता सर, है। सुनाई दे रहा है। हाँ हाँ हाँ। अब आवाज कट रही थी। हेलो, हाँ अब सर, आ अब रही है ठीक है सर, सर, अब आ बोलिए। रही है। बोलिए सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ओके। मैं यह कहना चाह रहा था कि करीब करीब, और शायद श्वेता जी एग्री भी होगी, कि करीब करीब 3500 से ऊपर मैन्युस्क्रिप्ट्स अवेलेबल हैं, और अगर उसमें ग्रीक और लैटिन को भी जोड़ दें तो शायद वहां पर ना पहुंच पाए। सही है कि नहीं? मैं हेलो, बट सर परसों अभी मैं कोबा लाइब्रेरी गई थी, उनके पास ही 1 लाख मैन्युस्क्रिप्ट है, उसमें से जैन मैन्युस्क्रिप्ट का एक्सेशन हुआ है, जैनेतर का बाकी है। ऐसे इतने हस्तप्रत भंडार है, लाखों की संख्या में है हस्तप्रत, काम करने वाले लोग नहीं है सर। हाँ हाँ, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मुझे लगता है कि हमें उस सभ्यता की ओर पुनः मुड़ करके देखना होगा जिसने विश्व को अंक गणित दिया, ग्रामर दिया, और अन्य चीजें भी। और मुझे लगता है कि 21वीं सदी में अगर भारत को पुनः एक बार पुनः एक बार अगर विश्व गुरु बनना है तो उन चीजों की ओर मुड़कर देखना होगा, और यह आज की आवश्यकता है। और लगता है कि श्वेता जी के इन बातों से हमारी जो नई पीढ़ी है उसमें नई ऊर्जा आई होगी। लेकिन प्रश्न यह भी उठता है कि क्या हम इसे सिर्फ संस्कृत में ही करें या अन्य भाषाओं में भी? मित्रों, मैं यह कहना चाहूंगा कि भारत एक ऐसा महान देश है जिसमें भाषिक सांस्कृतिक विविधता है, जिसे हर मोड़ पर आप देख सकते हैं। अगर 2011 की जनगणना जो सेंसस रिपोर्ट है, अगर उसे हम माने तो करीब भारत में करीब करीब 19,059 भाषा है। मैं मातृभाषा का
मैं भाषा की बात कर रहा हूँ, मैं बोली की बात नहीं, हम भाषिक कोटियां हैं, लेकिन हम मानते हैं यहाँ ऑफिशियल डेटा है कि भारत में 121 भाषाएं हैं, जिसमें 22 जो है 8 शेड्यूल की भाषाएं हैं और 99 जो है नॉन शेड्यूल की भाषा है। मित्रों, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जरा इस पर गौर करें। मुझे लगता है कि अगर इतनी भाषिक कोटियां भारत में उपलब्ध है, तो उन भाषिक कोटियों में ज्ञान भी ज्ञान भी निश्चित तौर पर संरक्षित और यानी रूप में करना है, तो निश्चित तौर पर एक एक है हम आगे सकते हैं। तो अच्छा, आप चाहते इन समय कभी मौका जरूर एक बार सर आपके चर्चा सर करूंगा, आप लेकिन हाँ ठीक है सर। लेकिन इसके पहले मैं देशवासियों से और खास करके कि ये हर समय हर स्थिति में जरूर गुनगुनाते रहें, जरूर गुनगुनाएं, और वह गुनगुनाना सिर्फ मेरे लिए नहीं, संपूर्ण देश के लिए समुचित होगा। और वो यह है, शायद आप लोग सभी जानते भी होंगे कि जो सज्जन होते हैं, जो सज्जन है, और जो धागा सुई है, उसका काम होता है बिछड़े हुए को भी मिला देना, है ना। सुई, धागा, सुजन, बिलगत देत मिलाए। सुना होगा आपने। क्या कह रहा हूं मैं? कह रहा हूं कि अगर विविधता है, और इसलिए हमारे ऊपर एक नैतिक जिम्मेदारी है, वह क्या है कि हम सुजन बने, सुई की तरह काम करें और धागा की तरह, यानी जिसका काम होता है बिलगत देत मिलाए, जो बिछड़े हुए हैं उसको भी मिला देना। लेकिन वही दूसरी तरफ कपट कतरनी कुटिल जन मिलत देत बिलगाए, यानी जो कैची है, कपटी है और कुटिल है, वह मिले हुए को भी अलग कर देता है। मित्रों, अगर हमें इस भारत को 21वीं सदी में एक महान देश बनाना है, तो हमें लगता है जो पहला है कि सुई, धागा, सुजन जन बिलगत देत मिला, यानी हम सबको एक साथ होकर चलना है, और तभी हम इस देश को एक महान देश बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि आज जो कुछ भी श्वेता जी कह रही थी, उसी निर्माण की ओर वो बढ़ रही थी, और हम सबको मिलकर काम करना होगा। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। नमस्कार सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हाँ सर, मैम एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही है ठीक से? हाँ, आवाज ठीक से सुनाई दे रही है सबको? अब आई। यस। हाँ हाँ हाँ, ठीक 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 ठीक। तो अभी धन्यवाद ज्ञापन करने का मुहूर्त है। तो मैं विशेष रूप से BSc सर्च रिसर्च के तरफ से महाराजा सायाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के संस्कृत पाली तथा प्राकृत विभाग के वरिष्ठ अध्यापिका तथा विभागीय प्रधान डॉक्टर श्वेता अवधूत जेजुरकर मैम को धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ हमारे सत्र में आने के लिए, और विशेष रूप से हम सबको मैनस्क्रिप्ट के विषय में, और मैनस्क्रिप्ट यानी मातृका पुस्तक तथा पांडुलिपि विज्ञान संबंधी साहित्य कलाओं में या साहित्य के विषय में, सांस्कृतिक साहित्यों के विषय में क्या क्या काम हो सकता है, उन विषयों में मैम आज हम सबको दिशा निर्देश की हैं। और साथ ही साथ हम सबके साथ आज उपस्थित थे श्रद्धेय अध्यापक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार सिन्हा, पूर्वोत्तर पार्वत्य विश्वविद्यालय शिलंग।
सर विभागीय प्रधान भी हैं भाषा विज्ञान लिंग्विस्टिक्स विभाग के। सर को भी मैं प्रणाम निवेदित करता हूँ। सर आज विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे सत्र में थे और BSACI सर्च टू रिसर्च की तरफ से जो भी आज इस सत्र में जुड़े हुए थे, हाल ही में बहुत ही कम संख्यक हो गए हैं क्योंकि एकदम अंतिम मुहूर्त है। और भी एक चीज है कि अभी बंगाल में 2 दिन से बसंत उत्सव यानी जिसको होली पर्व बोलते हैं वो चल रहा है। इसी कारण शायद सभी थोड़ा बहुत व्यस्त हो गया होगा, नहीं तो संख्या हर एक विषय के लिए जो स्पेशलाइजेशंस को लेके ऐसे थीसिस लिखते हैं गवेषक होते हैं, संख्या लगभग 20-30 होते हैं। तो आज थोड़ा सा कम था, इसलिए हमें भी खेद है 2 अध्यापक अध्यापिकाओं से कि संख्या उतना आज नहीं हुआ, लेकिन फिर भी ये रिकॉर्डेड वर्जन रहेगा और हम लोग के यूट्यूब में रहेगा और सब कभी भी ये सुन पाएंगे। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रदर्शन था स्लाइड के माध्यम से, तो मुझे लगता है कि सभी शोध छात्र छात्राओं को ये सुविधा होगी। और तो अंतिम में मैं सभी को धन्यवाद निवेदित करना चाहता हूँ और सत्र में आने के लिए बार-बार अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। हम सबके साथ सुतपा रॉय मैम भी उपस्थित माने आज हो नहीं पाई क्योंकि उनको घर जाना था आज थोड़ा-सा। बहरमपुर जिले मुर्शिदाबाद के बहरमपुर में उनका घर है पश्चिम बंगाल में। मुख्य चालिका शक्ति के रूप में रहती है मैम, तो ट्रेन में थी, इसलिए खेद जताई कि श्वेता मैम आ रही हैं, हम लोग आज नहीं रह सकते, शैलेंद्र सर है, तो इसी कारण हमको फोन की थी। तो उनके पक्ष में मैं क्षमा निवेदित करता हूँ आप दोनों को कि ऐसे संयोग से आज नहीं जुड़ पाई है मैम। और अंतिम में वैदिक मंगलाचरण के माध्यम से मैं ये सत्र समाप्ति की ओर ले जाता हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम तत्सत्। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। सभी को नमस्कार। और तो फिर सर मैम हम लोग यहीं पे रखते हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया आज आके हम सबको दिशा निर्देश करने के लिए। it was useful for the researchers and Obviously, to make some, and the output of this session would be if any of you works on a manuscript. Yes. And we can suggest Yeah. that ma'am knows or ma'am can provide us new manuscripts in the libraries of manuscripts, etc. And also, sir, we can say that sir can give us some suggestions about linguistics, with Sanskrit linguistics or other linguistics, how we can make comparative studies, etc. with all this. So many thanks to both of you, sir and ma'am. Okay. So ma'am, now we can finish here. Sir, thank you everybody. Thank you.